दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य से जुड़े प्रश्नों पर। इससे पहले हम इस पर बात कर चुके हैं, ये भाग 5 है। इससे पहले हमने भाग 4 कर लिए हैं, जिसमें हमने 325 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से जुड़े, जिसमें हम आप कर रहे हैं भाग 5 छायावाद। ठीक है, तो इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद से जुड़ी 8-10 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, इस आधुनिक काल से जुड़ी, तो प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर देखिए, ये वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे छायावाद के भाग 5 पर, जिसमें भी हम आगे बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 326, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है। इनमें से कौन सी विशेषता है जिसका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास के बारे में नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास के बारे में नहीं कहा है या उसका उल्लेख नहीं किया है। यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। मतलब इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, यह जो कथन है इसका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की विशेषता में इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है का उल्लेख नहीं किया है। अन्य विकल्प आचार्य शुक्ल द्वारा प्रिय प्रवास के संबंध में बताई गई विशेषता है। जो प्रिय प्रवास है हरिऔध जी का हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का क्या है, प्रथम महाकाव्य है। ये प्रश्न भी आता है। उदय सिंह उपाध्याय हरिऔध की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रसिक रहस्य 1899, प्रेम प्रपंच 1900, चौकी चौपदे 1932, चुभती चौपदे 1924, प्रिय प्रवास 1914, पद्म प्रसून 1925, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, मर्म स्पर्श 1956। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 327, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है। रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रमुख माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा इसके साथ उत्तर सही होगा। ठीक है, मतलब कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने महादेवी वर्मा को सर्वाधिक प्रमुख कवि माना है छायावादी कवि के रूप में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक युग के मीरा कहा जाता है। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुरधर पांडे माने जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुरधर पांडे को माना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, ये तुम्हें पता ही है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, प्रश्न नंबर 328, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पाल लेता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है। ये कथन स्त्री के पक्ष में किसने कहा है, या एक स्त्री को कमज़ोर बताया गया यहाँ पर, तो किसने कहा है यह कथन। प्रश्न नंबर 328 की बात करें तो यह कहा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है, महादेवी वर्मा ने यहाँ पर एक स्त्री की स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, उपयुक्त कथन महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा 1907 को, ठीक है, आधुनिक युग के मीरा, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1907 में, और इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। ठीक है, रेखा चित्र हैं इनके द्वारा लिखित, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, संस्मरण है पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, पशु और पक्षियों पर है यह मेरा परिवार। ठीक है, और कविता संग्रह निहार, रश्मि नीरजा, सांदे गीत और यामा। ठीक है, प्रश्न नंबर 329 क्या कहता है, नई कविता के
प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। नई कविता के प्रथम अंक में, ठीक है, निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 329 की बात करें, यहाँ पर होगा जूही की कली आंसर, ठीक है। जूही की कली इनकी क्या है, प्रथम रचना थी जूही की कली निराला की। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता जूही की कली का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई, ठीक है। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है, ठीक है। नई कविता का आरंभ कब हुआ था, जगदीश गुप्त द्वारा प्रकाशित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से, ठीक है। प्रश्न 330 की बात करें, दोनों का हठ था दुर्निवार। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है। कामायनी की पंक्ति ली गई है, ये यहाँ पर ये पंक्ति दी गई है, इससे हमें बताना है कि यह इसका कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 330 की बात कर रहे हैं, श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। ईड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हठ कर रहे थे। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 330 की बात करें तो यहाँ पर जो पंक्ति है उसका आशय है कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, ठीक है। देव और दानव दोनों क्या है, दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामायनी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान क्या है, महाकाव्य है। कामायनी 1935 में इसकी रचना हुई थी। मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना है ये। इस रचना पर जयशंकर प्रसाद को क्या है, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, प्राप्त हुआ था। कामायनी में 15 सर्ग हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, कर्म और ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ठीक है। 15 सर्ग हैं कामायनी के। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, ठीक है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 331, मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है। कौन है मधुशाला काव्य के रचयिता, वो हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ठीक है। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं तथा इनके द्वारा रचित मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 को हालावाद का धर्मग्रंथ कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुमित्रानंद पंत है उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्रंथि गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, ठीक है। प्रश्न नंबर 332, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है। छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है। यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, वो है मुकुटधर पांडे, ठीक है। मुकुटधर पांडे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में, ठीक है, सन 1920 में हिंदी में छायावाद, हिंदी में क्या है, छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। बात करते हैं, प्रस्तोता जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रवर्तक हैं मैथिल शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, ठीक है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी सुमित्रानंद पंत को मानते हैं। प्रभाकर माचवे जो है माखनलाल चतुर्वेदी और इलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद को मानते हैं, ठीक है। प्रश्न 333, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में से किसकी हैं। किसने लिखी है ये पंक्ति, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, किसने लिखा है। तो ये पंक्ति जो लिखने वाले हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा यह रचित पंक्ति है। बात करते हैं, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका निराला। निराला द्वारा यह रचित है पंक्ति। मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ी, कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा द्वारा है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंत सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित पंक्ति है।
आगे क्या कहता है प्रश्न, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में क्या है। यहाँ पर है हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है, ठीक है, वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में क्या है, प्रेमचंद युग, ठीक है, प्रेमचंद युग है, क्योंकि प्रेमचंद युग भी अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ही रहस्यमयी युग है, ठीक है। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। छायावाद का समय सन 1918 से 1936 है। मुकुलधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है, ठीक है। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी रहा है, ये समय सबको पता होना चाहिए। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1950 में काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। केवल 35 वर्ष की अवस्था में क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है मृत्यु हो गई थी, लेकिन इतनी सी उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है हिंदी साहित्य में। आगे देखते हैं, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये कथन भी हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। कौन है वो प्रकृति का सुकुमार कवि, वो है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत छायावाद के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्राम्या, ग्रंथिवीड़ा, लोकायतन, चिदम्बरा, उच्चवास, पल्लव आदि, ठीक है। जबकि रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। निराला जी के नाम से पहले महाप्राण जोड़ा जाता है, ठीक है। निराला जी के नाम से पहले मतलब ये इनको उपाधि मिली है, महाप्राण की उपाधि मिली है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को क्या, प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 336, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को लिखित कीजिए। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन, गलत कथन कौन सा है। यह यहाँ पर है, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। ये जो है कथन गलत है कामायनी के संदर्भ में। यहाँ पर देखें, यह कृति अभेदमूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, फर्स्ट सही है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी, ये भी सही है। यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है, ठीक है। कौन से सही है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से गलत हैं फिर वो तो अपने आप पता चल जाएंगे, है ना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 337 की। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृतत्व देने की बात हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर है, भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है। भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है, ठीक है। या फिर आगे देखें तो अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृतत्व दान ग्रहण करने की बात अलग है। ऐसा संभव है ऑप्शन नंबर सी से। देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा सही ऑप्शन नंबर सी, कि अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीन की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 338, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है, यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आधुनिक काल का तीसरा उत्थान है कौन सा। यहाँ पर है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो छायावाद है जो है आधुनिक युग का तीसरा उत्थान काल। पहला कौन सा है, भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग और तीसरा है छायावाद युग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा समयावधि सन 1918 से 1936 तक माना जाता है, ठीक है। 1918 से 1936 तक। कामायनी किसकी पुत्री थी। कामायनी किसकी पुत्री थी, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कामायनी जो है काम की पुत्री थी। काम की पुत्री थी कामायनी, ठीक है। कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी महाकाव्य के लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के कुल 15 सर्ग हैं, ठीक है। इसका अंगिरस शांत रस है। इसका दर्शन समरसतावाद आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांति द्विवेदी ने क्या कहा है, छायावाद का उपनिषद कहा है इसको, ठीक है। अगले प्रश्न में बात करें प्रसाद की गीत कला। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप से उनके किस संकलन में दिखाई देता है। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप
किस संकलन में दिखाई देता है, उनके किस काव्य संकलन में, तो वो है लहर। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या है, गीति काव्य रखे हुए हैं। प्रसाद की गीति कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में दिखाई देता है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य काव्य हैं उर्वशी, चंपू काव्य है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि प्रसाद का चंपू काव्य कौन सा है, तो वो उर्वशी होगा। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक। ठीक है, आगे बात करते हैं 341 की। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की कृति को कौन सी है, पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत हैं, उनकी कृति है पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। 342 की बात करें, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांति प्रिया द्विवेदी ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 343, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? किस रचना में है नारी तुम केवल श्रद्धा हो? यह है कामायनी में। ठीक है, कामायनी से जुड़ी ये पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी 1935 से ली गई है। कामायनी के 15 सर्ग हैं, ये तो हमने पढ़ा ही। इसका मुख्य छंद कौन सा है? ताटंक छंद है। इस महाकाव्य का अंगिरस शांत है, मतलब इसका जो मुख्य रस है वो शांत निर्वेद है। ठीक है, और चंद्रगुप्त, आगे की बात करें तो चंद्रगुप्त 1931 जयशंकर प्रसाद का नाटक है। साकेत 1931 तथा भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित क्या है, काव्य ग्रंथ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनके जीवन बहुत दुखों से भरा था। ठीक है, इन्होंने क्या है, अपनी रचनाओं में उन दुखों को व्यक्त किया है। उक्त जो पंक्ति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। इससे निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज उक्त क्या है पंक्तियों में दिखाई पड़ती है। उनकी प्रत्येक रचना में, अधिकतर रचनाओं में क्या है, उनके जीवन, खुद के अपने जीवन से जुड़ी क्या है घटनाएं और जो उनकी उदासता थी, निरसता थी, वो देखने को मिलती है। ठीक है, 345 की बात करते हैं, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो वो है शैलीगत। ठीक है, शैलीगत है इसकी प्रमुख प्रवृत्ति। आगे देखते हैं, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी की कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। जो आलोचक हैं वो इसकी क्या कहते हैं, इस पर विचार करते हैं छायावाद पर, तो ये कथन सामने आता है कि जो छायावाद है वो बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है हिंदी में। ठीक है, इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, बंगला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि नहीं रह सके। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहे हैं, ऐसा है। या फिर बात करते हैं कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं है। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसे मत प्रचारित करते रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे इसी के साथ ही ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि बंगला साहित्य में ऐसा कोई छायावाद नाम का कोई ऐसा कोई युग हुआ ही नहीं था। अपनी मतलब कल्पना के आधार पर आलोचकों ने ये मत दिया कि जो हिंदी में छायावाद है वो बंगला से इन्होंने क्या है अनुकरण किया है या उसका कॉपी किया है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल असत्य है, सही नहीं है। आगे देखते हैं, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? ठीक है, किस हिंदी में मुक्त जो काव्य है किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है या किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? तो वो है कवित्व छंद। ठीक है, जो ऐसा तो हमें मतलब पढ़ा ही है कि जो निराला हैं उन्होंने ही मुक्त छंद का क्या है शुरुआत की थी, या मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं निराला। ठीक है, हिंदी में मुक्त कवित्व छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। कवित्व को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। कवित्व को निराला ने क्या कहा? हिंदी का जातीय छंद। प्रश्न नंबर 348 की बात करें, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है। कलाधर उपनाम से किस कवि ने रचना की है? वो है जयशंकर प्रसाद।
ठीक है। जयशंकर प्रसाद किसका उपनाम है? कलाधर किसका उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। इनका बाल्य नाम जो है वो झारखंडी था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, वनमिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी है। ठीक है। जबकि दिए गए विकल्पों में कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा छायावादी के कवि चतुष्टय के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 349, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपरोक्त गीत किस कवि का है? स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। तो यह जो पंक्ति है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है। निराला ने उपरोक्त जो गीत है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अड़िमा काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांधिका कली, अपरा, बादल राग आदि इनके क्या है? अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। प्रश्न 350 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो ये बिल्कुल गलत है कि इरावती जो है प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। इरावती बात करते हैं इरावती की, तो इरावती जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं बल्कि अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है। इरावती इनका क्या है? एक उपन्यास है, वो अपूर्ण है। ठीक है। इनके अन्य उपन्यास कंकाल और तितली हैं, तो कंकाल एवं तितली है। कामायनी प्रसाद का महाकाव्य तथा आंसू जो है आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ठीक है। प्रश्न 351 की बात करें। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। कौन सी हो सकती हैं? यहाँ पर विशेषण, विपर्य, मूर्ति विधान, स्वच्छंद, भावावेश, इतिवृत्तात्मकता। कौन सी हो सकती है छायावाद की विशेषताएं? तो यहाँ पर इतिवृत्तात्मकता तो है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। इतिवृत्तात्मकता किसकी विशेषता है? वो है द्वितीयुग की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1, 2, 3 के साथ। आगे देखते हैं। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन, कौन सी? परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? परिवर्तन किस काव्य संकलन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? वह है पल्लव। पल्लव में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध जो कविता है परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में प्रकाशित हुई थी। पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं संकलित हैं। 353 की बात करें। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सबसे ज़्यादा प्रभाव है? वो है कृतिवास रामायण का। कृतिवास रामायण का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पर बात करें राम की शक्ति पूजा जो निराला की कृति क्या है? काव्य संग्रह जो है अनामिका में संकलित है। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि काव्य संग्रह इसका कौन सा है, तो वह है अनामिका। 354 की बात करते हैं। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में रोमांटिज्म कहते हैं, तो हिंदी में उसका रूपांतरण क्या है? वो है छायावाद। ठीक है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं हिंदी में उसे ही छायावाद कहते हैं। ठीक है। और आधुनिक हिंदी साहित्य में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसको छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने प्रदान की थी, ये तो हमने पढ़ा ही है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा को क्या है? छायावाद के 4 स्तंभों के नाम से जाना जाता है। 355 पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। पंत जी की ग्राम्य जो कृति है उसका संबंध है किससे? ग्रामीण परिवेश से। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण परिवेश। ठीक है। पंत जी की जो ग्राम्य कृति है उसका संबंध है ग्रामीण परिवेश से। ग्राम्य कृति पंत जी की मुक्तक कविता है। कैसी है? मुक्तक है। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगाड़ी, लोकायतन आदि हैं, जिसमें लोकायतन गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। 356 की बात करते हैं। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है, किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है कामायनी की श्रद्धा। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसके मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा और मानव है। ठीक है। मनु, ईड़ा, श्रद्धा और मानव है। इसमें मनु मन का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मानव कुमार का प्रतीक है। कामायनी का दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद है। इसका प्रमुख छंद तांडक छंद है।
ताटंक छंद है और इसका अंगिरस क्या है, शांत या निर्वेद, शांत है निर्वेद रस, ठीक है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये तो हमने कर लिया, रिवीजन भी कर रहे हैं इसमें। 357 साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विरोध किसका हुआ था? तो वो निराला का हुआ था, ठीक है। निराला की कृतियों को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ था। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ है। उसके कारण वे एक और जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के सृष्टा हुए, वहीं दूसरी परंपराभ्यासी हिंदी काव्य परिप्रेमियों द्वारा अरसे तक सबसे गलत समझे गए। 358 डैश अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। कौन अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जो है वो अरविंद दर्शन से बहुत ही अत्यधिक प्रभावित थे। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। जहां प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरणों की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के, और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता की उनकी सबसे बाद की रचनाएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं, ठीक है। आगे बात देखते हैं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह निहार, रश्मि नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा आदि हैं, ठीक है। 360 देखते हैं। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? कौन है कवि जो उत्तर छायावादी कवि नहीं है? वो हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। यह कौन है? यह छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। एक बहुत बड़े आलोचक भी हैं ये, ठीक है। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं अंजलि, अभिशाप, निशित, जौहर आदि। बात करते हैं प्रश्न नंबर 361 की। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? वो हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की ये रचित पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद मूलतः करुणा भावनाओं के कवि हैं, करुण भावनाओं के, ठीक है। इन्होंने अपने मार्मिक भावों को आंसू नामक गीति काव्य में व्यक्त किया है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद के मार्मिक भावों को व्यक्त करती हैं, जिसके द्वारा कवि अपने भाव को अपनी प्रियतमा के पास पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। 362 की बात करें। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वो है दीपशिखा। दीपशिखा जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। जबकि कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। 363 देखें तो हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो महाप्राण है वो है निराला। निराला के लिए प्रयुक्त किया गया है। इनको एक उपनाम दिया गया है, क्या? महाप्राण, ठीक है। इनका एक नाम सूर्य कुमार भी था, ठीक है। इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है किसको? निराला को। मिलन का आगे देखते हैं तो मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, ये पंक्ति किसने कही है? मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, ये पंक्ति लिखी है महादेवी वर्मा ने। इन्हीं क्या है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा व यामा। यामा पर क्या है? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, यामा पर महादेवी वर्मा को। 365 की बात करें। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन किसका है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन किसका है? ये भी कथन जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा कृत है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। और दो पद्म पलाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल, जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, निराला द्वारा कृत पंक्ति है।
वियोगी होगा पहला कवि, आह से होगा, आह से उपजा होगा गान, ये किसके द्वारा रचित है? ये रचित है क्या है, सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित यह पंक्ति है। ठीक है, तो आज भी हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। ठीक, आगे के प्रश्नों पर बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में। ठीक है, तो वीडियो देखिए और एंजॉय करते रहिए। जिसको भी क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से जुड़े हैं, तो इसमें अच्छे और बुरे लगने की तो बात ही नहीं है। फिर भी जिसको वीडियो पसंद आता है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।